तो आपने भी सुना होगा कि इस बार का जो एएफएम का पेपर था मई 26 एग्जाम का, वो एक टफ कैटेगरी का पेपर पूछा गया था, या मैं कहूँ कि आज तक जितने पेपर पूछे गए हैं उसमें सबसे जो है ज़्यादा जो है ये टफ पेपर था। अगर इसको कंपेयर करें, क्योंकि हमने सुना था कि जनवरी 26 के अंदर भी जो है पेपर डिफिकल्ट आया था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो वो तो उसका 10% डिफिकल्ट भी नहीं था अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इस पेपर से। बिकॉज ये ट्रस्ट मी, ये पेपर जो है बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया था। हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ें पूछी गई थी, या ऐसे ऐसे एरिया से पूछी गई थी जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अनटच रहते हैं, या स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। एंड ये चीज़ भी मैं बोलूँगा कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है ये वाला एएफएम का, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ये हाल वही है जो कि इन्होंने जनवरी 26 के अंदर आईबीएस के किए थे। सेम हाल है कि आईबीएस में जैसे बच्चों को 60 लाना 40 लाना डिफिकल्ट हो गया था, पेपर ऐसा बनाया था, सिमिलर बेसिस पे ये भी पेपर ऐसा है। तो पता नहीं ये कितना जो है पास परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं यही जानते हैं। बिकॉज जो मेन चीज़ है वो तो हो नहीं रही। अगर आप पेपर टफ बना रहे हो, पेपर आप टफ बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ, लेकिन साथ में जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको तो अपग्रेड कर लो। कि आपके पास अगर इसमें बनाने के लिए क्वेश्चंस है, इसमें पेपर में बनाने के लिए पॉइंट्स आ जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, बट स्टडी मटेरियल अपग्रेड करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, या उसके अंदर एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं होता। मतलब बच्चा 500 क्वेश्चन कर रहा है, 600 क्वेश्चन कर रहा है स्टडी मटेरियल के, वो वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि जो कि अलग ही बना दिए हैं, या अलग ऐसे पॉइंट बना दिए हैं, या तो भाई स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट ने अगर पढ़ा ही नहीं है तो वो कहाँ से 3 घंटे में सॉल्व करेगा। एंड ये जो पेपर है 3 घंटे में सॉल्व होने वाला तो बिल्कुल भी पेपर था नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, आईबीएस का पेपर जब हुआ था उस टाइम पे मैंने बोला था कि जिसने बनाया है उसको पहले 4 घंटे में सॉल्व करा के दिखाओ, तब तो जो है माने कि बच्चे भी कर पाएंगे। सिमिलर बेसिस पे हुआ है, जिसने ये बनाया है वो खुद भी 3 घंटे में नहीं कर पाएगा, टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा ही। तो इस चीज़ का एक चैलेंज स्टूडेंट ने फेस किया कि स्टूडेंट का पेपर तो वैसे भी पूरा नहीं हुआ होगा, एंड जितना पोर्शन किया होगा उस पर भी जो है उनका कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। तो आपको मैं अभी तो यही बोलूँगा कि अभी तो जो है आपका पेपर हो चुका है। एंड अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो खाली आप नहीं हो, सबको ये डिफिकल्ट लगा है पेपर, एंड ये टफ कैटेगरी का पेपर है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, तो आप ये मान के चलो। इसी वजह से आपको ज़्यादा परेशान अभी नहीं होना है। जो हो गया पेपर सबका ऐसा ही हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ लगा गया, और अभी आप जब रिजल्ट आएगा तब भी आप मार्क्स देखना तो वो वैसे ही आने वाले हैं। 60s के अंदर भी चले जाएँ तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा गलत है, ये जो पेपर की सेटिंग हो रही है एंड जो स्टडी मटेरियल का मिसमैच है, उसको थोड़ा सा इनको बैलेंस करना चाहिए। कि अगर आप क्वेश्चंस या पेपर ऐसा पूछना चाहते हो तो अपना जो है आपको स्टडी मटेरियल भी अपग्रेड करना चाहिए, तभी जो है बच्चे वो कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है क्योंकि आज क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप मुझे दे दो, मैं बना दूंगा, मेरे पास भी एआई रहता है, मैं उसको ऐसे ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स बना के दूंगा कि स्टूडेंट से वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो तो आपने बना दिया। अगर आपको उसी टाइप से पूछने, अपने स्टडी मटेरियल पे तो स्टिक रहना चाहिए ना, कि स्टडी मटेरियल की तरह से जो है वो बना रहे हो। फिर उसके बाद थियरी भी ऐसी ऐसी एरिया से पूछी गई है कि स्टूडेंट की नहीं हो पाएगी। इसी के साथ जो है एक बार मैं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन भी अभी कराऊंगा। तो जैसे अभी ये पेपर हुआ था जिस दिन, तो मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने गया हुआ था। तो जब मैं आया वहाँ से मैंने पेपर सुना एंड देन पेपर देखा, फिर मैंने इसको पेपर को सॉल्व किया। तो ट्रस्ट मी, पेपर जो है बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया है, एंड स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आई होगी। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन एक बार करा दूंगा। एंड अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो आप अभी और टेंशन मत लो, जो हो गया ठीक है। अभी जो है आपको फोकस करना है किस पे, आने वाले पेपर्स पे। अगर आपके पेपर्स हैं, अगर एग्जाम खत्म हो गए हैं, अभी जो है आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो अब जो है मैं एक बार आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन करा देता हूँ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी जो है क्विकली मैं आपको क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे एंड कौन से एमसीक्यू मैनेजेबल थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे जो है अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो एक बार हम जो है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का भी सोल्यूशन देखेंगे, किसी तरह जो है हमारे 40 नंबर तो बन जाए, ठीक है। तो देखो केस नंबर सिनेरियो 1 जो है आपका फिक्स्ड इनकम से पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, बट दिस वाज अ मैनेजेबल क्वेश्चन, बिकॉज इसके अंदर जो है आप अगर लॉजिकली चलते तो आपका जो है ये सॉल्व हो जाता। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करे थे 5,000 पर ग्राम में, जिसमें इन्वेस्टर ने 200 ग्राम परचेज करे थे। इंटरेस्ट रेट 2.5% पर एनम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो बॉन्ड है रिडीम हो जाएगा 5 ईयर पे। इन्वेस्टर का जो एप्लीकेबल मार्जिनल इनकम टैक्स रेट है उस पर उसको टैक्स लगता है, एंड उसके बाद जो रिडम्पशन में कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% पे लगता है। इंडेक्स आपको 4% बोला हुआ था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, इन्वेस्टर ने क्या किया था, 200 ग्राम परचेज करे थे, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। द इन्वेस्टर जो है फॉल करता है 30% के ब्रैकेट रेट पे, इन्फ्लेशन रेट 4% है। वट आर द पोस्ट एनुअल इंटरेस्ट इनकम, तो 10 लाख पे आपको 2.5% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपको 25,000 आ जाएगा, करेक्ट है। इसमें से आप क्या करोगे, लेस कर लेना, 30% की रेट पे आपको टैक्स लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है। तो आपका ये आ जाएगा 7,500 यहाँ पे, एंड ये आ जाएगा आपका 17,500। तो 17,500 विल बी योर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इनकम। एंड माइनस अगर उसमें से हम निकाल देंगे क्या, तो रिटर्न निकालनी है तो क्या करेंगे, इससे 10 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 1.75% आएगा। दिस इज नॉमिनल, नॉमिनल जो है आपका रिटर्न है। माइनस अगर आपको रियल करना तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना पड़ेगा, तो 4% का इन्फ्लेशन, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2.25%,
ठीक है, 2.25% नेगेटिव में आएगा तो आपका बी आंसर हो जाएगा। सेकंड में पूछा गया था आफ्टर 5 ईयर गोल्ड प्राइस अगर 6800 का हो जाता है एंड इन्फ्लेशन 4% है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो ये आप कैसे निकालोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.04 इंटू 5 कर लेना, 5 साल से जो आपकी इन्फ्लेशन रेट थी उसको इंडेक्स करोगे कंपाउंडिंग करके, तो 1.04 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करना इसको 10 लाख से, तो ये आपका 12,16,653 आ जाएगा। तो आपका ये दो आंसर हो सकते हैं। एंड अगर आपको टैक्सेबल कैपिटल गेन बताऊं तो अगर आप 6800 पे बेच दोगे आपके 200 ग्राम जो आपने खरीदा था, तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 13,60,000 आएगा। एंड उसमें से आप लोग क्या करना है, ये वाली जो कॉस्ट थी वो माइनस कर लेना, कितनी 12,16,653, तो आपका 143,347 जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है रिडीम होते हैं अगर 6800 पर ग्राम में एंड 30% का जो है टैक्स ब्रैकेट है, व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर कैपिटल गेन। तो नेट अमाउंट रिसीव क्या होगा, या तो एक तो सेल अमाउंट होगा माइनस उसमें से टैक्स कर देंगे, तो सेल अमाउंट तो एक तो 13,60,000 तो रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको नेट कैपिटल टैक्स गेन टैक्स लगा कितना, तो अगर हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो कैपिटल गेन आपके पास ये आ गया था 143, इसको मल्टीप्लाई कर देना 20% से। 30% से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपकी कैपिटल गेन है वो उसी रेट से स्पेसिफिक से टैक्स होंगे, तो 20% से टैक्स करना तो ये आ जाएगा 28,669, ठीक है। अब उसको माइनस कर दो बस 13,60,000 में से 28,669, तो ये आपका 13,31,331 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फिर भी इजी एंड मैनेजेबल पॉइंट था या क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे, बस ये थोड़ा सा ये जो नॉमिनल वाला था पॉइंट एक, ये थोड़ा सा फिर भी आप कह सकते हो थोड़ा ट्रिकी था। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपके रियल ऑप्शन से पूछा गया है। यहाँ पे क्या इवैल्यूएटिंग नया सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, इनिशिएटिव, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है अभी 3.2 करोड़ है अगर अभी ये प्लांट सेटअप करते हैं बेस्ड ऑन द करंट स्टेट। अगर अभी करंट सेटअप हो तो ये कितनी सेविंग करेगा, 25 लाख हर साल करेगा। हाउएवर देयर इज अ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, अ न्यू स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफिस इन 1 ईयर एंड इट इज एंटिसिपेटिंग विल बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एनालिसिस। दो पॉसिबिलिटी आपको बता रखी थी कि लो सेविंग हो सकती है 15 लाख पर ईयर या फिर हाई सेविंग भी हो सकती है 40 लाख पर ईयर। नॉर्मल कितनी थी 25 लाख। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी थी, द करंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखी थी कितने 6.5% की। एक बार क्वेश्चन देखेंगे, न्यू कैम लिमिटेड जो है तेलंगाना प्लान्स टू इन्वेस्ट 3.2 करोड़ इन अ सोलर पावर प्लांट जनरेटिंग एनुअल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स ऑफ 25 लाख, ठीक है। द वेटेड एवरेज, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर द सेविंग्स में चेंज 40 लाख हाई सिनेरियो एंड 15 लाख लो सिनेरियो परपेचुअली ड्यू टू tariff revisions. Calculate the NPV if invested today and NPV after 1 year in both the scenarios. तो ठीक है, अब अगर आपको या तो देखो दो चीज़ हो सकती थी, 25 लाख की सेविंग हो सकती है या फिर आपकी 40 लाख की हो सकती है या फिर आपकी कितनी हो सकती है 15 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी है 3.2 करोड़। अगर आपको एनपीवी निकालना तो सिंपल है, आपको सेम कांस्टेंट चलेगी तो आप परपेचुटी से जो है निकाल सकते हो। तो परपेचुटी की पीवी अगर आप देखोगे, अगर करंट देखनी है तो 25 लाख को आप डिवाइड कर देना इसके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ये आपका आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लोज। तो ये अगर मैं देखूँ 0.25 अगर करोड़ में इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.95, तो आपका आ रहा है 2.63, ठीक है। 2.63 में से आप माइनस कर देना कितना, ये आपका है 2.63 माइनस कर लेना 3.2, तो अगर आप इसमें से 3.2 माइनस करते हो दैट इज -0.57, ठीक है। तो दो आंसर तो ये हो गए आपके। एंड अगर आप इसी बेसिस पे निकाल लो कि 40 वाले का कैसे निकलेगा, तो 40 डिवाइड बाय अगेन कर लेना 0.095 एंड माइनस कर लेना 3.2, तो ये आपका आ जाएगा 1.01, ठीक है। तो आपका जो है ये वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं बिकॉज वो जो बैलेंसिंग फिगर है वही आने वाली है। फिर इसके बाद है फॉर न्यू केमिकल्स 3.2 करोड़ सोलर पावर प्लांट आफ्टर 1 ईयर सेविंग्स विल बी 40 लाख 15 लाख रिस्क फ्री रेट यूजिंग रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कंप्यूट द रिटर्न्स इन बोथ द सिनेरियोज एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है अगर एक यूनिक पॉइंट है, अगर किसी ने डेरिवेटिव चैप्टर ही छोड़ दिया होगा तो उससे ये होगा नहीं। और काफ़ी जो लोग हैं वो ये सब चीज़ें कवर भी नहीं करके जाते, तो जो उनको है ज़रूर दिक्कत आई होगी। तो अगर हम मैं रिटर्न की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया था, सिनेरियोज में रिटर्न निकालनी है हाई, तो हाई सिनेरियो में हमारा कितना आ रहा था ये 1.01, तो 1.01 को आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है किससे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 3.2 करोड़, तो आपका ये आ जाएगा 31.56%, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला हो सकता है। सिमिलर बेसिस पे आप निकाल लोगे लो का कितना आ रहा था रिटर्न -1.62, तो 1.62 डिवाइड कर लेना 3.2 से, नेगेटिव देगा ये 50.63% की, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा क्या। पर अगर आप ये देखोगे कि ये दोनों सेम थे तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी ही निकालनी पड़ती, इसमें उन्होंने भी ईजी नहीं करा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप देखो आप सिंपल सा कर सकते हो, पी इंटू हाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी इंटू हाई की प्रोबेबिलिटी है 31.65%, ठीक है। प्लस कर लेना इसमें से 1 माइनस पी, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये -50.63%, ठीक है।
ये इक्वल टू किसके होगा, ये आपके आर एफ की इक्वल होता है। व्हाट इज योर आर एफ इज योर 6.5%। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 69.5 की आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यूकेम कैन इन्वेस्ट 3.2 करोड़ इन अ सोलर प्लांट टुडे और वेट फॉर 1 ईयर व्हेन विच द सेविंग्स विल बी 40 लाख और 50 लाख परपेचुअली, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, इन्होंने क्या किया है, यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी 69.5% हाई की बता रखी है। तो ये देखोगे अगर आपकी 69.5% यहाँ से आ जाएगा, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है या लॉजिक लगाना है तो यहाँ पे भी इन्होंने लिख के दे दिया है। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कंप्यूट द पीवी ऑफ द ऑप्शन टू वेट फॉर 1 ईयर डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड WACC, दोनों की आपकी अलग अलग वैल्यू निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, अगर आप हाई की एनपीवी निकालोगे तो आपकी 1.01 थी, तो 1.01 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है उसकी प्रोबेबिलिटी से, विच इज 69.5%, प्लस आपका जो लो का एनपीवी था वो था आपका -1.62, तो -1.62 को मल्टीप्लाई कर लेना आप इसकी प्रोबेबिलिटी से, दैट इज 30.5%। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 0.20785, ठीक है। एंड इसको अगर आप डिवाइड करते हो, एक तो आर एफ से करना, आर एफ कितने हैं आपका यहाँ पे 0.0785, तो 1 प्लस आपका आर एफ हो जाएगा, तो 1.065 से आपने डिवाइड करोगे तो पीवी आ जाएगा, तो दैट इज 19.52 लैक्स, ऐसा कोई आंसर है यहाँ पे, ये वाला आंसर है 19.5253 लैक्स। तो आपका ये हो जाएगा आपका हाई वाले के लिए, या आप कह सकते हो आपकी आर एफ के लिए। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी 20785 को डिवाइड कर देना 1 प्लस WACC, तो इट इज़ 1.095, तो ये आपका जाएगा 18.98 लैक्स। तो आपका आंसर नंबर डी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। केस सिनेरियो नंबर 3 देखेंगे, ये जो है आपके बिल्कुल 6 नंबर जो है मैं मान के चलता हूँ कि किसी के नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन की थ्योरी तो नहीं पढ़ के जाता। अब आप यही देखोगे स्टूडेंट के लिए कितना गलत है, या तो आप फिर सारी चैप्टर की थ्योरी पढ़ के जाओ, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सीधा सीधा जो 6 नंबर है यहाँ तो जा ही रहे हैं। अगर आपके किसी ने वैसे तुक्के लगाए हो ऑप्शन में और सही हो जाए तो अलग बात है, और कोई पढ़ के गया हो तो बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट है। बाकी जो है ये पता नहीं इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि स्टूडेंट का जो है ये नहीं आता होगा उनको जब भी उन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो ये प्रोफेशनली एंगेज, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ आंसर क्या क्या है। एक का पॉइजन पहले, अगर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे या मैंने के अंदर आपको जो है एक ही जगह पे सारे आंसर मिल जाएंगे। इस वाले का ये वाला था हायर प्राइस वाला, एंड ये लास्ट वाले का था कार्बन, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो, अगर आपने यही टिक करें तो आपके सही है, अदरवाइज फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर मिस्टर एक्स एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिन्होंने, मैंने वार तो देखो आपको बोला ही था कि वार तो आप करके जाना, वार यहाँ पे जो है आपका 6 नंबर के अंदर तो आई है, ठीक है। तो वार आ गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे 25 लाख स्टॉक अल्फा में लगाया है, बीटा इन द रेशो, अच्छा 25 लाख लगाया हमने 60-40 की रेशो में, यानी कि आप कह सकते हो 15 लाख लगाया होगा यहाँ, एंड 15 लाख लगाया होगा, एंड 10 लाख लगाया होगा वहाँ, ठीक है। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बोल दिया कितना है 1.2%, स्टॉक ऑफ बीटा कितना है 0.9%, तो को रिलेशन दे रखा है, तो यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, मेजर करना। तो सबसे पहले क्विकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो का। वो कैसे निकलेगा, आपका वेटेज का स्क्वायर कर देना 0.6 का परसेंट, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 1.2 का परसेंट, फिर प्लस करना 0.4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना 0.9 का स्क्वायर, परसेंट का स्क्वायर, एंड प्लस करना क्या 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.2 इंटू 0.9 एंड इंटू आर करना पड़ेगा, विच इज़ योर 0.6। तो इसका आंसर आप निकाल लोगे। आपका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो ये आपका 0.979% जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या क्या, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट रिस्क निकालना था 99% पे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो था, इसको मल्टीप्लाई करना किससे 25 लाख से, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना किससे जेड स्कोर से, विच इज़ योर 99% पे 2.33, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना √2 से, विच इज़ 252। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे एक बार 9,05,271 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, थोड़ा सा एक अलग चीज़ थी, बट अगर आप इसमें लॉजिक लगाते तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये वाला थोड़ा सा लॉजिकल था, अगर आपको वहाँ पे क्लिक हो जाता कि, क्योंकि अगर किसी ने वार समझा है तो उसको समझ आ रहा होगा कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा है तो मतलब डाइवर्सिफाई हो रहा होगा हमारा रिस्क, एंड बाकी जो अगर हम नहीं करते तो जो है रिस्क हमारा ज़्यादा आता। तो अब वही कंपेयर करना था कि अगर इंडिविजुअली करते तो कितना रिस्क आता, एंड ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप अल्फा का जो है यहाँ पे निकाल लेना, उसका वार कितना है, वार कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे 15 लाख को मल्टीप्लाई करना उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, विच इज़ 1.2%, राइट, 1.2% करेक्ट है। अब इसमें आपको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको पर डे का पूछा गया था, तो टाइम फैक्टर यहाँ पे आता नहीं है। जेड स्कोर जो है हम एक साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई जैसे करते हो तो आपके 18,000 आ जाएगा। सिमिलर आप बीटा निकालोगे तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना उसके वार से, तो वो उसका जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन था, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.9% करोगे तो आपका 9,000 आएगा, तो ये आपका 27,000 आ गया। माइनस करना, अगर आपने जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा था कितना 25 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से जो पोर्टफोलियो का था, तो 0.979%,
तो ये आपका आ रहा है 24,475। 24,475 माइनस किया तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2525। तो आप बोलोगे सर ये तो आंसर है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना जेड स्कोर से। कितने परसेंट पे बोला था इन्होंने आपका निकालने को, 90% पर। 90% का जेड स्कोर कितना होता है, 1.28। तो ये हो जाएगा 1.28 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3232 आ रहा है। थोड़ा बहुत वो वेरिएशन है आपका किसका, ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था। बाकी आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, 3252 रहने वाला है। इसके बाद जो अगर हम बात करें, अगर कोरिलेशन यहाँ पे बोला गया था कि कोरिलेशन अगर 0.80 हो जाता तो आपके जो वैल्यू एट रिस्क है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकाल लोगे, खाली इस पे जो है ये 0.6 पे आपको पुट कर देना है 0.8, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.6, तो जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 0.9%। ठीक है, 4 डेसिमल तक अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे जो हमारा ज़्यादा वेरिएशन ना आए। तो अगर आप इस पे अब वार निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था इंटू 1.0309% करना है आपने। इसके बाद जेड स्कोर मल्टीप्लाई 2.33 कर लेना एंड टाइम फैक्टर लगा देना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ रहा है आपका 9,53,263 और इसमें से जो पुराना वाला था वो माइनस कर लोगे तो 953,263 में से माइनस आपने करना है क्या, 905,271, तो विच इज़ 47,992। तो 47,992 अप्रॉक्सीमेट यही वाला आंसर आ रहा है। तो आपका ये हो जाएगा। तो आप अगर ये वाला यहाँ पे 3 डेसिमल पे करते हो तो ये आपका जो है यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट केस नहीं तो ये वाला फिर भी आपका मैनेजेबल था। एंड लास्ट जो है अगेन यहाँ पे अब हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से समझो यहाँ पे हुआ क्या, एमसीक्यूज़ के अंदर मैं आपको समझाऊँ। पहली बात, चलो फिक्स्ड इनकम स्टिल मान लेते हैं कि स्टूडेंट ने किसी तरह कर लिया होगा, ये बच्चे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, बच्चे ये करते ही नहीं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 6 नंबर तो यही चले गए। ठीक है, रियल ऑप्शन आधों को समझ नहीं आते, आधे छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद 6 नंबर तो ये चले गए। उसके बाद आपका 6 नंबर ये भी चले गए, ये जो आपके एमएनए वाले थे 12 नंबर हो गए। अब 12 हो गए। अब ये वाला किसी ने कर लिया तो इसमें ये जो है ये वाला पार्ट गलत हो गया होगा, तो 14 नंबर हो गए। इसके बाद अब देखोगे आधे अब फिर से फॉरेक्स छोड़ के गए होंगे तो फॉरेक्स हो गए 20 नंबर। तो अगर आपके 30 में से 20 नंबर के जो एमसीक्यू ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चे वो कर ही नहीं पाएंगे, तो एमसीक्यू के भी भरोसे जो स्टूडेंट जाते थे वो भी यहाँ पे फंस गए। क्योंकि आपको भी पता है डेरिवेटिव ये सब बच्चे इतना करते नहीं है एंड पूछ भी उन्होंने एज ए टॉपिक लिए जो स्टूडेंट वैसे भी देख के जाते नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर भी फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट तो मैंने आपको बोला था कि आ गया है पिछली बार, स्टिल आप जो है देख के जरूर जाना क्योंकि इंस्टीट्यूट जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस बार उन्होंने पूछ लिया, तो वार भी पूछा एंड ये जो मैंने बोला था फॉरवर्ड ये भी पूछा है। तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन एग्रो लिमिटेड ने क्या किया है, 3 मंथ फॉरवर्ड एंटर किया था कि 2 लाख जो है हम बाई करेंगे 3 महीने बाद, क्यों, उनको इम्पोर्ट की पेमेंट करनी होगी। तो ग्रीन एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंटर करा है क्या, 3 मंथ्स फॉरवर्ड ऑन 1 जनवरी 2026 एंड 1 मार्च को मैच्योरिटी सेटलमेंट वर्सेज नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल। तो ये आप देखोगे कुछ अलग ही इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, बट अगर आपको मैच्योरिटी सेटलमेंट की बात करें तो वो ओरिजिनल रेट पे ही होगी। 84 का जो यहाँ पे रेट डिसाइड हुआ था, तो 84 इंटू आपने कर लेना है 2 लाख, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 168 लाख। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि ये वाला ऑप्शन तो रहने ही वाला है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि आपका नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी, क्लोजिंग ओरिजिनल अगर आपको क्लोज करना है तो फॉरवर्ड का अगर बाय था तो फॉरवर्ड का आपको सेल करना पड़ेगा। एंड अगर आप देखोगे फॉरवर्ड का सेल करोगे कब, ये 1 मार्च था, 1 मार्च को अगर आपको फॉरवर्ड सेल करना है तो सेल आपका ज़्यादा रेट पे होगा या कम रेट पे होगा, सेल हमेशा कम रेट पे होता है। तो ये वाला आप देखोगे तो अगर आप बेचने जाओगे तो 83.7 पे आपका बिकेगा एंड आपने खरीदा कितने पे था, 84 पे था, तो आपको लॉस कितना हो गया, 0.3 इंटू 2 लाख, 0.3 इंटू 2 लाख कर लेना है, तो ये आपका 60,000 तो ये हो गया। प्लस आपका क्या रहने वाला है कि अब आपको 1 मंथ नया फॉरवर्ड बाई करना है। अब आपको फॉरवर्ड बाई कितने में करना पड़ेगा, इतने में करना पड़ेगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो 0.05 इंटू 2 लाख हो जाएगा, तो 10,000 का और यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो टोटल जो है 70,000 का आपको घाटा लग गया। तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे इंपोर्ट ऑब्लिगेशन अगर सेटल हो जाती है 1 मार्च को, तो टोटल आउटफ्लो कितना रिक्वायर होगा। ठीक है, तो क्लोज करना है अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हम वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो कितने पे कैंसिल होगा, अगर आप कैंसिलेशन निकालोगे तो आपको अगेन यहाँ पे कब किया था इन्होंने, 1 मार्च को किया था। हमने निकाला था पिछले पार्ट के अंदर ही, अगर कैंसिल करते तो 60,000 तो आ ही रहा था। तो 60,000 तो है वो रहने ही वाला है। प्लस अगर आपको बाय भी करना पड़ेगा, बाय किस पे होगा, स्पॉट पे होगा, तो बाय आपका ज़्यादा रेट पे होता है। तो 83.75 से मल्टीप्लाई करना किसको, 2 लाख को, तो ये आपका रहा है 1,67,50,000। इसमें प्लस कर लेना है जो 60,000 का कैंसलेशन था वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 168,10,000 आपका जो है आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ग्रीन एग्रो क्या कर रहा है, कैंसिल कर देता है इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपसे पूछ रहा था 3 डेट्स पे पूछा गया था कितना कितना कैंसिलेशन आता। तो एक तो आपको पता है 60,000 तो आने वाला है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो इन्हीं 2 में से है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि 1 फेब को ही अगर कैंसिल कर देते तो क्या करना पड़ता, मुझे फॉरवर्ड 2 मंथ फॉरवर्ड सेल करना पड़ता। सेल किस पे होता, मेरा इस पे होता। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे लॉस कितना आता है, 84 माइनस कर लेना है आपको 83.95 से, तो ये आपका 0.05 इंटू आपने करना 2 लाख, तो 10,000 का जो है यहाँ पे आपका लॉस आ जाता। ठीक है, तो 10,000 का ये आता एंड ये हो गया एंड आपको
फिर एक लास्ट देखना है, तो लास्ट वैसे भी 40,000 ही है, तो आपका आंसर ये डायरेक्टली ए ही हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपने एमसीक्यू के सॉल्यूशंस तो देख लिए, बट अगर आपको लगा होगा कि यार इसमें नंबर तो नहीं आ रहे हैं, तो आपको देखो ऐसे परेशान तो नहीं होना है, क्योंकि उम्मीद हम यही लगा सकते हैं कि अब जो आई से थोड़ी बहुत जो है बोनस मार्किंग या कुछ तो दे दे, तभी तो बच्चे पास होंगे, अदरवाइज पास होना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप फोकस यही करो कि बाकी सब्जेक्ट पे तो जो अच्छी ग्रिप है उसके अंदर तो आप अच्छे से अपेयर कर रहे हो। लेट्स सी इसका जो है क्या रिस्पांस आता है आईसीआई की तरफ से, एंड किस तरीके से जो है चेकिंग की जाती है। बाकी एक बार मुझे बताना ज़रूर आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है, एंड और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का सोल्यूशन चाहिए एक बार जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।